आज की हमारी क्लास रैशनल एक्सपेक्टेशन की होने वाली है, जो हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले कि 2 पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो जाकर दे सकते हैं। अगर वो आप क्लास देख लेते हैं तो ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझ में आएगी। इसमें क्या पढ़ा था हमने पहले क्लास में? सरकारी नीतियाँ, राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ अप्रभावी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोग उसका पहले ही एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं। वो अपने पास सारी सूचना का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और जो उनके पास पुराने अनुभव होते हैं उसका प्रयोग करके जो डाटा होता है उसका पूर्ण उपयोग करते हैं, जिससे कि सरकार जो भी नीतियाँ या पॉलिसियाँ बनाती है उसका पहले ही वो लोग एक अनुमान लगाकर अपने को समायोजित कर लेते हैं। यानी कि जो राजकोषीय नीति है, इसको बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करती है सरकार? पहले वीडियो में बताया गया है आपको, यानी कि पहले क्लास में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देती है। इसको हमने फ्लिक्स वर्क के माध्यम से भी समझा था। थोड़ी सी समरी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस समरी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड इसका पूरा वीडियो का समझ में आ जाए। तो इसमें क्या करती है सरकार? मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देती है, जिससे कि कुछ टाइम के लिए बेरोजगारी कम हो जाती है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है कि बेरोजगारी का स्तर फिर वही हो जाता है। जैसे एक्स अक्ष पर देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी दिखाई गई है, यहाँ पर आपकी स्फीति दिखाई गई है, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। सरकार क्या करती है? कुछ टाइम के लिए बेरोजगारी कम करने के लिए क्या करती है? मुद्रा पूर्ति बढ़ा देती है। मुद्रा पूर्ति, पहले बेरोजगारी कितनी होती है आपकी? ओ से लेकर आपकी एन बिंदु तक होती है, या फिर कह सकते हैं 2 से लेकर ए तक होती है। यहाँ तक इतनी बेरोजगारी होती है। जब इसमें सरकार अपनी मुद्रा पूर्ति को बढ़ाती है तो बेरोजगारी कम होकर कितनी हो जाती है? जो ए बिंदु से सी बिंदु पर पहुँच जाती है। जब सी बिंदु पर पहुँचती है बेरोजगारी होकर, जो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाती है, तो कितनी बेरोजगारी कम होती है आप देख सकते हैं। पहले जो बेरोजगारी थी आपकी, वो आपकी एन बिंदु तक थी, लेकिन जब एक बेरोजगारी ए बिंदु से लेकर बी तक गई तो कितनी कम हो गई? यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु पर चली गई। तो इससे क्या होता है? सरकार ने जब मुद्रास्फीति बढ़ाई होती है तो उससे कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। कीमत स्तर बढ़ने से पहले कीमत स्तर आपका 2 था, फिर 4 हो गया। अब जो बेरोजगारी कम हुई थी, इससे लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है, जो श्रमिक होते हैं वो ये समझते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है हमारी अच्छे कार्य करने के, और जो चीज़ हमारी जो कौशल विकास से और भी अन्य जो उनकी मेहनत है, वो सोचते हैं कि हमारे वजह से ये उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे कि ये कीमतों में वृद्धि हुई है। तो वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। श्रमिक क्या करते हैं? श्रमिक सोचते हैं कि जो भी उत्पादनों का कीमत बढ़ा है वो उनकी उत्पादन को अच्छी प्रक्रिया और अच्छे लगन के साथ में, अच्छी मेहनत के करने के साथ ही उनका ये कीमत स्तर बढ़ा है। उनको ये अनुमान नहीं रहता है कि जो कीमत स्तर बढ़ा है वो सरकार ने उसमें मुद्रा पूर्ति बढ़ा दी है, जिससे कि स्फीति उत्पन्न हो गई है। तो लोग क्या करते हैं? अब जो श्रमिक होते हैं वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग करते हैं, जिससे कि क्या होता है? मजदूरी जब बढ़ाई जाती है, जब मजदूरी बढ़ाई जाती है तो इनकी छटनी की जाती है। क्यों छटनी की जाती है? क्योंकि जब ये मुद्दा मूर्ति बढ़ जाती है तो लागत भी बढ़ जाती है। जब लागत बढ़ जाती है तो जो उद्यमी होते हैं, यानी कि जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, वो इनकी छटनी करने लगते हैं। छटनी करने लगते हैं तो क्या होता है कि कीमत स्तर तो आपका बढ़ ही जाता है, लेकिन बेरोजगारी क्या होती है? फिर से अपनी बी बिंदु से सी बिंदु पर पहुंच जाती है। बी बिंदु से सी बिंदु पर ये बेरोजगारी दोबारा पहुंच जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कीमत स्तर तो बढ़ गया और बेरोजगारी एक बिंदु के बाद में उसी बिंदु पर पहुंच गई। देखिए यहाँ पर पहले कितनी थी बेरोजगारी? ए बिंदु तक थी, अब सी बिंदु पर आ गई। इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि कीमतें बढ़ गई और बेरोजगारी घटकर जितनी थी उतनी हो गई। इससे क्या हुआ? मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई। लेकिन बेरोजगारी, अब लोग क्या सोचने लगते हैं? अब सरकार इनको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। यानी कि अब लोग इनका अभी सोचेंगे कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है उससे कुछ दिन तक तो ही सही रहता है, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, अब बेरोजगारी कम नहीं होने वाली है। इसलिए पहले ही अपना समायोजन करते हैं, ये परिकल्पना यही बताती है। तो कुछ टाइम के लिए जो अल्पकालीन है,
अल्पकाल में तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मुद्रा पूर्ति को बढ़ाकर बेरोजगारी कम की जा सकती है, तो इसमें कुछ टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए, लेकिन इसमें दीर्घकाल में इसका जो फ्लिक्स वर्ग है वो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। ये कोई इसमें ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता है जैसा कि आपका अल्पकाल में होता है। तो ये यही कहती है, जो ये आपकी परिकल्पना है कि सरकारी नीतियां, मौद्रिक राजकोषीय नीतियां अप्रभावी हो जाती हैं क्योंकि लोग इसका पूर्वानुमान लगाकर अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, बेरोजगारी को कम करने के लिए टैक्स में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। बेरोजगारी में कमी तभी होगी जब ये अप्रत्याशित हो, यानी कि लोगों को इसका पहले से ही अनुमान ना हो, तभी ये बेरोजगारी में कमी तभी होगी जब लोग इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाएंगे, यानी कि ये अप्रत्याशित हो, लोगों को इसकी पूर्व में सूचना ना प्राप्त हो, पूर्व में जानकारी ना हो, तभी ये संभव हो सकती है। अब मौद्रिक नीति की बात करें, बेरोजगारी दूर करने के साथ ही विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की जाती है, तभी प्रभावी होगी जब इसका पूर्वानुमान, इसमें भी यही कहा गया है कि लोगों को पूर्व से इसमें जानकारी ना हो, यानी कि ये अप्रत्याशित रूप से हो। आगे इसमें देख लेते हैं सरकारी नीतियों का विश्लेषण, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों की सत्यता की जांच, वर्तमान में अन्य समष्टिगत सिद्धांतों का निर्माण में प्रयोग। ये परिकल्पना क्या कहती है कि सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका विश्लेषण करने में अनुमान मिलता है। जो हमारी विवेकशील प्रत्याशा परिकल्पना है, उससे लोग मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसकी सत्यता की जाँच भी कर सकते हैं कि जो पॉलिसी बनाई गई है ये इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, ये उपयोगी होगी या नहीं होगी, इसका पूरी मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो कितनी कामयाब है, कितनी नहीं कामयाब है, इसकी जांच की जा सकती है इस परिकल्पना के द्वारा। वर्तमान में अनेक समष्टिगत सिद्धांतों के निर्माण में प्रयोग हो सकती है। कोई भी योजना बनाई जाएगी, कोई भी सिद्धांत बनाया जाएगा, कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो उसकी जांच करने में और उसके वर्तमान में क्या स्थिति है देख सकती है। ये परिकल्पना इसको भी बताती है। इसका वर्तमान में अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। कुछ इसकी आलोचनाएं हैं। ये अवास्तविक मान्यता है, महंगी सूचना है। अवास्तविक मान्यता क्यों है? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो ऐसी बहुत सी कम लोग हैं जो इसका एक सटीक अनुमान लगा सकें किसी चीज़ का। महंगी सूचना क्यों है? क्योंकि लोगों को इसके लिए तमाम तरह के आंकड़े पिछले देखने पड़ते हैं, इससे लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। अब वो कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी 10 साल पहले से सूचना की होगी या आंकड़े होंगे, उसको देखना पड़ेगा क्या हुआ था पहले क्या नहीं। ये महंगी सूचना इसलिए है, जल्दी प्राप्त नहीं होती है। भिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग सूचनाएं इसके बारे में प्राप्त होती हैं। कीमतें एवं मजदूरी लोकशील नहीं होती है, जैसा कि बताया जाता है कि उसका समायोजन इतना आसान नहीं होता है। प्रत्याशाएं अनुकूली होती हैं। इसकी आलोचना की गई है कि जो प्रत्याशा होती हैं वो अनुकूली होती हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी।